तो चलिए ठीक है, क्लास शुरुआत करते हैं हिंदी की। हिंदी के प्रकरण में हमको आज सीखना है हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति। हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति हमें सीखना है। देखिए भैया, हिंदी भाषा की जो व्युत्पत्ति हुई है वो सबसे पहले हमको संस्कृत भाषा को समझना पड़ेगा कि हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। क्या करें बाबू? हमने अभी उस दिन बताया था उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में अंतर होता है। उत्पत्ति किसी जीव की होती है जबकि व्युत्पत्ति किसी शब्द की होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो पढ़ जाता है, ऐसा बात नहीं कि अंतर ये होता है। ठीक, निष्पत्ति किसकी होती है? रस की होती है। ठीक है, ये मैंने अंतर बताया था। देखना क्या करना भैया, सबसे पहले प्राचीन भाषा क्या हमारी? संस्कृत। संस्कृत को हमको समझना पड़ेगा बाबू। अगर हम संस्कृत को समझते हैं तो सबसे पहले हम डिसाइड करें कि संस्कृत भाषा का समय क्या है। ठीक है, संस्कृत भाषा का समय क्या है? तो बताया जाता कि मानव उत्पत्ति का पहला ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता। क्या माना जाता है? ऋग्वेद माना जाता है। तो बाबू, जब मानव उत्पत्ति का पहला ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता है और ये जो ऋग्वेद है किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अब बताया जाता कि जब ऋग्वेद लिखा जा रहा था तो ये 1500 ईसा पूर्व में लिखा जा रहा था। कब? 1500 ईसा पूर्व में लिखा जा रहा था। सर, जब भारत में ऋग्वेद लिखा जा रहा था संस्कृत भाषा में, वो भी 1500 ईसा पूर्व में लिखा जा रहा था, तो इसी के समकालीन ईरान में अवेस्ता नामक ग्रंथ लिखा जा रहा था। अवेस्ता नामक ग्रंथ लिखा जा रहा था। ये बात जानते रहिए, पूछा जाएगा सवाल आपके एग्जाम में कि जब मानव उत्पत्ति का पहला ग्रंथ ऋग्वेद, भारत में ऋग्वेद लिखा जा रहा था, तो ऋग्वेद के समकालीन ईरान में क्या लिखा जा रहा था? तो अवेस्ता नामक ग्रंथ लिखा जा रहा था। ठीक है, अब ये पूछा जाएगा सवाल आपसे, ये पूछा जा सकता है कि ये बाबू जो अवेस्ता है इसका दूसरा नाम क्या है? इसे जिद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिद। और ये बाबू बैक्टीरिया की राजभाषा के कारण है, ये बैक्टीरिया की राजभाषा होने के कारण इसे बैक्टीरियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरियम भी कहा जाता है। तो बात समझ गए होंगे। पूछा जाएगा सवाल कि मानव उत्पत्ति का पहला ग्रंथ ऋग्वेद का समय क्या? 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, अब सोचो ध्यान से भैया, अगर ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखी गई, इसका समय 1500 ईसा पूर्व है, तो एक अनुमानित डेट आप बता सकते हो कि संस्कृत भाषा का भी समय क्या रहा होगा? 1500 ईसा पूर्व। एक अनुमानित डेट है, निश्चित डेट नहीं है बाबू। तो आप इसका डेट दे सकते हो 1500 ईसा पूर्व। बात समझ गए? अब क्या हुआ, इसके बाबू दो रूप हो गए, ठीक। और एक बात ये भी जानिए, जो संस्कृत भाषा है ना, इसे मूल भाषा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए संस्कृत के जब दो रूप हुए, तो एक रूप हुआ हमारा वैदिक संस्कृत
और एक हुआ लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। सर पूछा जाता कि वैदिक संस्कृत का समय क्या है, तो बाबू इसका समय 1500 ईसा पूर्व है, तो इसका समय होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये आप जानते रहिएगा। बताया जाता है कि वैदिक संस्कृत कहते किसे हैं। ठीक, तो वैदिक संस्कृत कहते किसे हैं, आप कह सकते हो वह संस्कृत जिसमें चारों वेदों की संरचना हुई है, तो उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। वैदिक संस्कृत कहते हैं, ये आप जानते रहिएगा। तो उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। फिर सवाल आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि भैया वेद हैं कौन कौन। तो वेद हैं कौन कौन भाई, वेद अगर देखा जाए तो टोटल वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं ना। अब पूछा जाएगा ना जो वेद था वो किस संस्कृत में लिखा गया था, तो बताना है वैदिक संस्कृत में वेद लिखा गया। ठीक, पूछा जाएगा वेद को लिखा किसने था, तो मैंने कल ही बताया था कि वेद को लिखने वाले कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इनका पूर्ण नाम है, वेद व्यास ने लिखा। अब ये सर ध्यान देना कौन कौन वेद लिखा था, तो ऋग्वेद बाबू, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये लेकिन पूछा जाए वेद किस में लिखा, तो वैदिक संस्कृत। जबकि उपवेद भी 4 होते हैं ना, उपवेद देखना यहाँ लिखी गई थी। ठीक है, उपवेद यहाँ लिखा गया था। तो पूछा जाता कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में बाबू कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। पूछा जाता कि ऋग्वेद में कितने सूक्ति हैं, 1028 सूक्ति हैं, 1028 सूक्ति। पूछा जाता कि ऋग्वेद में कितने ऋचाएं हैं, 10,580 ऋचाएं हैं, यानी मंत्र जिसे बोलते हैं, ऋचाएं हैं। क्लियर है। पूछा जाता कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख है, तो देवी देवताओं का उल्लेख है, देवी देवताओं का उल्लेख है, ये आप जानते रहिए। पूछा जाएगा यजुर्वेद में किसका उल्लेख है, गद्य पद्य का उल्लेख है ना। पूछा जाएगा सामवेद में किसका उल्लेख है, तो सामवेद में बाबू संगीत का उल्लेख है। पूछा जाएगा अथर्ववेद में किसका उल्लेख है, जादू टोना का उल्लेख है, जादू टोना का उल्लेख है। तो ये मोटी मोटा बाबू इतनी बात आप नोट करिए, इसको आप नोट करिए। बाकी चलिए आप लोग इसको नोट में आपको मैटर भी दे दूंगा इसका। ठीक, आपको विस्तार लिखा मिलेगा अच्छे से, पूरा पूरा हर एक बात व्याख्या सहित मिलेगा। ये देखिए आपकी पुलिस में पूछा गया कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं ना। ऋग्वेद को और किसी नाम से जाना जाता है, ऋग्वेद को दस्तरेयी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें 10 मंडल हैं, तो इसलिए दस्तरेयी के नाम से जाना जाता है।
ये हम लोग हिंदी भाषा की उत्पत्ति करें, संस्कृत नहीं पढ़े, ठीक है, क्योंकि अब साथ में तो बताते चल रहे, सही रहेगा ना। हो गया बाबू। अब देखिए ध्यान से, अब क्या है, आप थोड़ा सा जानिए कि ऋग्वेद को 10 त्रयी के नाम से जानते हैं, 10 त्रयी के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। पूछा जाए वेद को लिखा किसने, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने लिखा। ऋग्वेद जो है ये मानव उत्पत्ति का पहला ग्रंथ है, ठीक है। फिर पूछा जाए ऋग्वेद के समकालीन किस ग्रंथ का नाम आता है, तो आप क्या बताएंगे, अवेस्ता नामक ग्रंथ का नाम आता है। पूछा जाएगा अवेस्ता जो है किस प्रकार का ग्रंथ है, तो ये जो अवेस्ता है बाबू ये धार्मिक ग्रंथ है ना, ये धार्मिक ग्रंथ है, ये आप जानते रहिए, यह एक धार्मिक ग्रंथ है। 10,580 ऋचाएं हैं, जिसे आप मंत्र के रूप में जान सकते हैं। यहां तक हो गया बाबू। अब देखिए आपके एग्जाम में एक सवाल पूछता है, ये सवाल ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है, ये जो वैदिक संस्कृत है ना, इसको देववाणी कहते हैं, देववाणी। देववाणी संस्कृत किसे कहते हैं, वैदिक संस्कृत में ये सवाल पूछा गया बाबू। और इसी संस्कृत को आप जो है छंदस भी कहते हैं, छंदस भी कहते हैं इसी को वैदिकी भी कहते हैं, इसी को वैदिकी भी कहते हैं, वैदिक संस्कृत का दूसरा नाम है। एक बात नोट डाल के लिख लीजिए, वहीं पर नोट डाल के लिखिएगा, मैं ही लिख दे रहा हूं, नोट डाल के लिखिएगा, चारों वेदों को एक साथ पढ़ने व लिखने पर संहिता कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। जबकि जय संहिता महाभारत को कहा जाता है, महाभारत को कहा जाता है, ये आप जानते रहिएगा बाबू। कह रहा कि चारों वेदों को एक साथ पढ़ने व लिखने पर क्या कहते हैं, तो संहिता कहते हैं, जबकि जय संहिता किसे कहा जाएगा, महाभारत को कहा जाएगा। होम गार्ड में बहुत से महिलाएं डाले, कम से कम ईमान चलिए 35-30 साल ये जेड वाले सब डाले हैं। हाँ, अभी उस दिन सुनील भैया के यहाँ बैठे थे, एक महिला थी जो भैया, कम से कम उसकी एज रही होगी, 2 बच्चे भी है बाबू, कम से कम 40 साल की रही होगी वो, और उसको हम पढ़ाए भी हैं, हम ही नहीं पहचान पा रहे हैं कल्पा वाले में। तो तब भाई मुझे लगता है कल्पा में 2019 में मुझसे पढ़ी थी, अब ठीक है, तो क्या हुआ, तो सुनील भैया कोचिंग से कहीं पर है, तो हम वहीं बैठे थे कि देखिए पढ़ाते हैं, तो बताई कि एक सर कल्पा महिला में पढ़ाते थे, हिंदी बहुत तड़ा पढ़ाते थे,
तो हमके बताइए, हम ही तो पढ़ा रहे थे। कहे अरे सर आप ही? हमके हाँ भैया, हम ही कल्पम पढ़ाए हैं हिंदी। हम पढ़ाए थे, श्याम सर पढ़ाए थे, कई लोग पढ़ाए थे। कहा सर आप बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाते थे। क्योंकि भैया आइए हमारे यहाँ पढ़िए, कोचिंग बस खाली में चलती है। तो नंबर लिए, अब देखिए क्या पता 1 तारीख से आए हुए। कहा होमगार्ड का करना है, तो हमके होमगार्ड में हिंदी है ही नहीं। तो सोचिए यार, अगर इतनी बेरोजगारी है, जो कि दौड़ नहीं है क्या होमगार्ड में, तब तो दौड़ नहीं पाएंगे यार वो लोग। अरे यार महिलाओं के लिए कितना दौड़ है भैया, जिसकी हेल्दी हो गई हो वो कितना दौड़ पाएगी यार, सोचो। मुश्किल है, हो जाएगा ठीक। हम सोच के हम कह रही दादा यार, समझ लीजिए हम लोग बहुत पीछे है ना। बताइए यार। अब देखना बाबू, इससे ज्यादा सवाल तो ऐसे आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये आप जानते रहिए। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए यहाँ से। कोई भी सवाल अगर आप लोग के समझ में ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़े। ठीक। अब देखना बाबू क्या हुआ, ये जो लौकिक संस्कृत है ना, ये लौकिक संस्कृत जो है, इसको मैं थोड़ा मिटा दूं, ये वाला मिटा दूं। ये सब लिख लियो कि नहीं? ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। लौकिक संस्कृत क्या है ये भैया, इसमें पाणिनि की अष्टाध्यायी की विवेचना, जिस संस्कृत में पाणिनि की अष्टाध्यायी की विवेचना की गई हो उसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। ठीक है, आप परिभाषा बनाओगे कि वह संस्कृत जिसमें महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी की विवेचना की गई हो उसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। आप लिखिएगा, वह संस्कृत जिसमें महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी की विवेचना की गई हो तो उसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। तो उसे लौकिक संस्कृत कहते हैं बाबू। अब देखिए ध्यान से, पूछा ये जाता है ना कि इस संस्कृत को किस किस नाम से जानते हैं बाबू। इसे उत्तर संस्कृत भी कहते हैं, भी जानिए, उत्तर है संस्कृत, इसे उत्तर संस्कृत भी कहते हैं, इसे ब्राह्मण संस्कृत भी कहते हैं। इसे ब्राह्मण संस्कृत क्यों कहा जाता ब्राह्मण संस्कृत, ये जानिए। क्योंकि जितने बाबू जो है ग्रंथ संस्कृत के थे, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, सब के सब इसी संस्कृत में लिखे गए हैं। ये बताया जाता कि अच्छे ब्राह्मणों की संस्कृत मानी जाती, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण थे, जो एकदम जानकार थे, वो जो है लौकिक संस्कृत का प्रयोग करते। इसीलिए बताया जाता रामायण, तो ये रामायण पूछा जाए किस संस्कृत में लिखा गया, इसी में बाबू। महाभारत किस संस्कृत में लिखा गया, इसी संस्कृत में। ठीक है, तो आप लिखिएगा इस संस्कृत में लिखे गए क्या क्या लिखे गए। इस संस्कृत में बाबू देखो रामायण लिखा गया, रामायण। और इसी संस्कृत में क्या लिखा गया, महाभारत। इसी संस्कृत में क्या लिखा गया, पुराण। इसी संस्कृत में क्या लिखा गया, उपपुराण। उपपुराण। इसी संस्कृत में क्या लिखा गया, वेदांग। वेदांग कितने हैं बाबू, पुलिस में पूछा जाता है। इसी संस्कृत में वेदांत भी लिखे गए, इसी को उपनिषद भी कहते हैं ना, उपनिषद, ये आप जानते रहिए बाबू। ठीक है, देखिए पूछा जाता ना उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 ना। रामायण किसने लिखा था भैया, वाल्मीकि ने लिखा था ना। ठीक। पूछा जाता महाभारत किसने लिखा, वेद व्यास ने लिखा था।
ये पुराण किसने लिखा था? लोमहर्ष ने लिखा था। पूछा जाता उप पुराण किसने लिखा था? लोमहर्ष ने ही लिखा था बाबू। वेदांग, वेदांग ध्यान दीजिए, वेदांग पूछे तो कितनी होती है? 6, जबकि वेदांत पूछे 108। तो वेदांत यानी कि उपनिषद का दूसरा नाम है, जबकि वेदांग 6। वेदांग में कौन कौन आएंगे? वेदांग में कौन कौन आइए जान लीजिए पहले। 6 आते हैं ना, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, छंद, यही आपके बाबू वेदांग हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके वेदांग होते हैं। अब बाबू वेदांग किसी ने लिखा नहीं है, वेदांग सिर्फ होते हैं, जिसे ये बताया जाता है कि वेदांगों की जो रचना हुई है ना, ये ध्यान नहीं आ रहा है, ये किसी ने लिखा नहीं, ये सिर्फ वेदांग के एक समूह है, 6 शब्दों का एक समूह, उसको वेदांग कह दिया, किसी ने लिखा नहीं है बाबू। ठीक है, ये देखिए पुलिस में सवाल बनता है, ये वाला बना भी होगा, प्रैक्टिस साल तो मिलेगा ये ना कभी कभी। भैया क्या? महाभारत वेद व्यास ने लिखा था, पुराण जो है लोमहर्ष ने लिखा। अभी हम वेदांग जब पढ़ाएं इसको और डिटेल पढ़ाया जाएगा, अभी ये तो सिर्फ हम समझा दे रहे हैं, अभी इसको डिटेल पढ़ाया जाएगा कि हर एक वेदांग का क्या मतलब है, ये भी आता है सवाल। यही बाबू उपवेद भी लिखा गया था ना, उपवेद कौन कौन है याद है भाई? देखना, एक शिल्प वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद और एक गांधर्व वेद, ये 4 वेद है, इसको आप लिख सकते हैं। ये सब याद होना चाहिए, आप लोग हिस्ट्री वाली बातें हैं। ठीक है, हो गया बाबू? सर ये लिखवा दीजिए चारों। लिख लीजिए, आयुर्वेद, आयुर्वेद, शिल्प वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद। उपवेद में बाबू लिख लो, आयुर्वेद, शिल्प वेद, आयुर्वेद, शिल्प वेद, धनुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, ये आपके उपवेद हैं, जबकि ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये आपके वेद हैं। ठीक, ये आप जानते रहिएगा। चलिए इसको हटा दें, देखिए सही लिखा है, गलत लिखी हो, धनुर्वेद ऐसे लिखा जाएगा, धनुर्वेद। अगर कभी पूछे बाबू कि धनुर्वेद में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है बताइए? धनुर्वेद में कौन सी संधि है? अरे यार तुम हमसे पूछ रहे तो उत्तर बताओ, नहीं पहले बताओ। धनुर्वेद में विसर्ग संधि है। क्या क्या इसका होगा? धनु है, धनवेद होगा, क्योंकि ये रा संबंधित नियम है ना, क्योंकि रा संबंधित नियम क्या कहता है कि विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटाऊ हो और उसके बाद सघोष वर्ण आता है तो विसर्ग का रा हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। यहां तक बात समझ में आ गई बाबू? अब देखना क्या हुआ कि जब भैया ये कहानी समझ में आई तो बताया जाता कि अभी भी हिंदी भाषा की उत्पत्ति नहीं हो पाई थी, यहीं तक बात जो है चर्चा रुक गई। फिर क्या हुआ कि जो है इसका देखना, हिंदी का क्रम पूछा गया सवाल कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति का क्रम, तो अभी आएगी क्रम बाबू, ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछा जाता है, वनडे में ही पूछा गया है। तो भैया देखना
लौकिक संस्कृत से क्या हुआ कि जब लौकिक संस्कृत से तीसरी जो भाषा बनी वो भैया पाली भाषा बनी। क्या बनी? पाली भाषा बनी। ठीक, अब पाली भाषा क्या है ये जानिए। इसका समय पूछेगा, तो इसका मैं समय नहीं लिखा तो क्या इसका समय लिख लो भैया। इसका समय क्या ये जान लो, लिख लो ही। इसका 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है बाबू, ये लौकिक संस्कृत का समय है। ठीक, ये आप जानते हैं। घट गया है क्यों? अरे तो ये ईसा पूर्व है ना, ईसा ईसवी के पूर्व का समय है ना, इसको भी लिखवा देंगे। ठीक है, अभी जैसे विक्रम संवत आता बाबू, अभी अगर कहा जाए 2026 है, ये सन है। विक्रम संवत अगर ज्ञात करना होगा तो सन के 57 वर्ष बाद चला गया था ना, इसलिए उसमें 57 ऐड करना पड़ेगा, तब विक्रम संवत ज्ञात हो जाएगा। आप हिंदी जब पढ़ेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है सन को कम जो दर्शाते हैं, विक्रम संवत को ज्यादा दर्शाते हैं ना, तो विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था ये विक्रम संवत। ठीक, तो चलिए अब देखना, जब इसका समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है तो इसका समय आ जाएगा 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी। ठीक, अब पूछा ये जाता बाबू, ये जो पाली भाषा कहते किसे हैं? पाली भाषा कहते किसे हैं? तो पाली भाषा की अगर बात की जाए तो आप कह सकते हो कि वह भाषा जिसमें बौद्ध धर्म के लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किए तो उसे पाली भाषा कहते हैं। तो उसे बाबू पाली भाषा कहते हैं। अब पूछा ये जाता है ना कि गौतम बुद्ध भगवान जो थे अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखना ध्यान से, इस भाषा को बौद्ध की भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्ध की भाषा। इसी को बाबू कहते हैं जन भाषा। क्या कहते हैं? जन भाषा। आपके एग्जाम में एक सवाल पूछा गया, वनडे के एग्जाम में ही सवाल पूछा गया है कि भारत की प्रथम देश भाषा व जन भाषा किसे कहते? बाबू पूछा गया है कि भारत की प्रथम देश भाषा व जन भाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो आप जानते रहिएगा किसे कहते हैं? पाली भाषा को बाबू, ये जानते रहिएगा। ठीक, ये सवाल आपके एग्जाम में बन चुका है कि भारत की प्रथम देश भाषा व जन भाषा कौन भाषा है? तो ये पाली भाषा। तो आप इतना जानते रहिए कि पाली भाषा क्या होती है? जिसमें बौद्ध धर्म के लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किए, उसे पाली भाषा। अब जैसे आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो पाली भाषा के बारे में बहुत सारी चीजें बताएंगे सर। ठीक, लेकिन हमको क्या करना, हमको सिर्फ हिंदी भाषा की उत्पत्ति जानना है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अगर ऐसे पढ़े रहोगे, कोई भी पूछेगा तो समझा सकते हो ना। ठीक, अब देखना पाली भाषा हो गई। इसके बाद देखना तीसरी जो चौथी भाषा आती है वो बाबू चौथी भाषा जो होती है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा चौथे नंबर पे आती है प्राकृत भाषा। इसे कहते सुलझी हुई भाषा। इसे मलक्षों की भाषा भी कहते हैं। इसे मलक्षों की भाषा आप कहते हैं। मलक्षों, प्राकृत, मलक्षों बाबू, मलक्षों की भाषा, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। ये सवाल टीजीटी में आ गया था 2021 वाले में,
पूछा गया था मलयाक्षों की भाषा किसे कहते हैं। अधिकांश लोग गलत करके आए थे पाली को लगा के, लेकिन फर्क ही था इसका उत्तर। ठीक, इसे जैनों की भाषा भी कहते हैं, जैनों की भाषा, क्योंकि इसमें बाबू जैन धर्म के लोगों ने अपने धर्म का क्या किया, प्रचार प्रसार किए थे ना। तो लिखिएगा इस भाषा में जैन धर्म के लोगों ने अपना धर्म का प्रचार प्रसार किए। अब एक बात ये जानिए, इसका समय जान लीजिए। इसका समय प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी है, ये जानते रहिएगा। 500 ईस्वी। इसमें महावीर स्वामी ने उपदेश दिया था, क्यों बाबू? इसमें महावीर स्वामी ने उपदेश दिया था प्राकृत भाषा में। नहीं बाबू, मुझे तो जानकारी है महावीर स्वामी ने दिया है। हिस्ट्री नहीं पढ़े क्या आप लोग अभी? हाँ, महावीर स्वामी ने दिया है। पुलिस वाला सब डाले हो हैं? आप डाल दियो ना, आप कहीं नहीं डाले। यार हमसे छोटा यार तुम। तो तुम्हार भैया कहीं नहीं, ठीक है डाल दीजिए, कोई तो नौकरी पहले मिल जाए। एसएससी रिजल्ट सही है, तैयारी करिए, मेहनत से हो जाएगा। धांधलीबाजी बहुत होती है एसएससी में, बहुत ज्यादा हो रहा है इस समय। यही देखिए, वो जो है हरैया के लड़का था, एससी कास्ट का था, बताइए कट ऑफ गया, एससी कास्ट का कट ऑफ गया 114 नंबर गया है ना, जबकि उस बच्चे का जो नंबर है 116.55 करके। अब बतावा, मतलब 2.5 नंबर ज्यादा है, फिर भी कह रहा कि नहीं उसका लिस्ट में नमूए नहीं बाबू। उसे हमने कहा कंप्लेन करो, तो कह रहे फिर से रिजल्ट देने की बता रहा है। हमने कहा 2-3 बार निकाला सब चीजें, फिर भी नहीं हो रहा उसका। 2 बार निकाला, तीसरी बार अब किए निकाला सीजीएल 3। अब तो नौकरी कर रहा हो तो लड़का बहुत मेहनती है। बताइए, धांधलीबाजी हो रही है। बोलते इतने अच्छा नंबर, वो तो सीधा इंस्पेक्टर बनता, अच्छा खासा सैलरी उसकी होती। इनकम टैक्स। लेकिन बताइए, अब या तो कास्ट को जब छांट रहे हो उसे, सीधी सी बात बताइए। 114 कट ऑफ गया, 116 नंबर ले आया, बताइए। हाँ बाबू, 160 नंबर का टोटल जो भी होता होगा। क्लियर हो गया ये? ठीक है, अब देखना ध्यान से क्या हुआ कि बाबू प्राकृत भाषा से जो हमारी बनी अपभ्रंश भाषा, क्या बनी? अपभ्रंश भाषा आती है। यही बाबू अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा की क्या हुआ है? उत्पत्ति हुआ, यानी जन्म हुआ है। ठीक, आप सबसे पहले जानो कि पूछा जाएगा सवाल आपके एग्जाम में कि अपभ्रंश भाषा का समय क्या है। तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी तक के समय को क्या कहते हैं? अपभ्रंश का समय। लेकिन सवाल पूछा जाए कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो लिखिएगा अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग प्रामाणिक रूप से महाभाष्य
महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि ने किया। बाबू ये क्वेश्चन टीजीटी के पेपर में आ चुका है, इससे पहले पतंजलि ने किया था। पूछा गया है वर्ण शब्द का सबसे पहले प्रयोग है प्रमाणिक रूप से किसने किया था, तो पतंजलि ने किया था। ठीक, अब सवाल ये आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाएगा कि अपभ्रंश भाषा का प्रयोग है सबसे पहले कहाँ होता है। तो बताते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग वल्लभी के राजा धारसेन के द्वितीय शिलालेख में होता है। यानी गुजरात के जो राजा हैं वो धारसेन के द्वितीय शिलालेख में होता है। ठीक है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। लेकिन कभी सवाल पूछा जाए अपभ्रंश भाषा के रूप में सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग होता है, कि बाबू वल्लभी के राजा धारसेन के द्वितीय शिलालेख में प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, नोट डाल के लिख लो, लिखिएगा, लिखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग वल्लभी के राजा धारसेन के द्वितीय शिलालेख में मिलता है। द्वितीय शिलालेख में मिलता है। अगला लिखिए, लिखिए अपभ्रंश भाषा के रूप में सबसे पहले, अपभ्रंश भाषा के रूप में सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन के द्वितीय शिलालेख में मिलता है। वल्लभी के राजा धारसेन के द्वितीय शिलालेख में मिलता है। द्वितीय शिलालेख में मिलता है। ये बात क्लियर हो गई ना। चलिए अब देखना बाबू, ये सवाल आता है, सवाल ये पूछेगा कि ये जो अपभ्रंश है ना, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है। पूछा गया सवाल वनडे के एग्जाम में कि अपभ्रंश का प्रथम कवि कौन है। तो बाबू अगर पूछा जाए कि अपभ्रंश का प्रथम कवि कौन है, तो आप सुने होंगे नाम कौन है, स्वयंभू। ये बाबू स्वयंभू हैं, ये ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू है, जिन्हें भोला शंकर व्यास ने अपभ्रंश का कालिदास बतलाया। भोला शंकर व्यास ने अपभ्रंश का कालिदास बतलाया। अपभ्रंश का कालिदास बतलाया। कालिदास बतलाया, ये आप जानते रहिएगा। ठीक है, अब देखना बाबू क्या हुआ कि अभी देखना, आप जब पुलिस का पेपर देखे होंगे या सवाल पेपर लगाते होंगे तो पूछा गया है कि बांगरू जो बोली है वो किस सौर सेनी अपभ्रंश से निकली हुई बोली है। ये सवाल आया है, आपके पेपर लीक होता है उसमें भी था, और जब ओरिजिनल हुआ फिर उसमें भी था ना, आया पेपर। और ये भी पूछा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, ये भी सवाल आ चुका है, पुलिस में ही आया था ना, देखे थे कि नहीं आप लोग, आया है। तो बाबू क्या हुआ
कि इसी अपभ्रंश का एक भाग होता है जिसे आप क्या कहते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंशों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इसी सौरसेनी अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ है बाबू, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, तो आप बना सकते हैं इसी सौरसेनी अपभ्रंश से जो है हिंदी भाषा क्या हुआ है, जन्म हुआ है, जन्म हुआ है। इसी सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अब देखिए बाबू, अब जैसे क्या है, अभी आप लोग मोटी मोटा आप लोग जान गए ना कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है ना। अभी हम क्या करेंगे, अगली क्लास में क्या करेंगे, हमको अपभ्रंश को पूरा डिटेल में पढ़ना है बाबू, क्योंकि यहाँ से सवाल पुनः फिर पुलिस में बनेगा। इसलिए पुलिस में पिछली बार भी आया था और यहाँ से फिर बनने का चांस है। इसलिए अगले वाले क्लास में हम जो इसको पूरा विस्तार से बताएंगे। अब थोड़ा सा कहानी सुनिए। क्या हुआ कि जब हिंदी भाषा का जन्म हो गया, अब देख रहे हैं आप लोग कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हो रहा है, सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक, तो इसलिए एक सवाल पूछता है ना कि हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है। आदि मतलब पहले की। आप देख रहे हो कि हिंदी भाषा का जन्म का पहला जो स्वरूप है क्या है, संस्कृत है। इसलिए अगर कभी पूछता कि हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है, उत्तर संस्कृत आएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा कर दे कि हिंदी भाषा की जननी कौन है, तो ये तो कहा थे ना, हिंदी भाषा की जननी हिंदी है। देखा क्या, जय भगवान। सौरसेनी अपभ्रंश यानी कि वर्तमान में हिंदी भाषा की जननी कौन है, सौरसेनी अपभ्रंश है। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, क्या हुआ बाबू, कहावत है, कहावत ये है कि ये जो हिंदी शब्द है ना, ये अपने आप में भारतीय शब्द नहीं है, यह एक क्या विदेशी शब्द है। हाँ, पूछा गया है कि हिंदी किसकी देन है, आपको वनडे के एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी किसकी देन है, तो हिंदी शब्द किसकी देन है बाबू, हाँ विदेशों ने दिया है, ये ईरानियों ने दिया है। क्या हुआ, आप लोग कहानी सुने होंगे कि वैसे मान लेते ये भारत है ना, ये भारत है, ठीक, माना यक्ष, तो ये देखना जो है हिमालय वाला ये बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है ना, यही एकमात्र भाग था, ठीक, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला भाग था ना। जब भारत में लोग प्रवेश करते थे, बाहरी लोग, विदेशी व्यापार के लिए, तो यही सिंधु नदी बहा करती थी ना बाबू, यही क्या बहा करती थी, सिंधु नदी। तो वहां के रहने वाले जो आसपास थे वो जो है सिंधु के नाम से जाने जाते थे। तो क्या हुआ कि जब विदेशी आते हैं ना, तो वो वास्तव में क्या होता है, वो सा को हा बोलते हैं और धा को दा बोलते हैं, यानी कि व्यंजन नहीं बोल पाते हैं, जबकि स्वर बोल लेते हैं। सा को हा बोलते हैं और धा को दा बोलते हैं। तो क्या हुआ, हिंदू, क्यों भाई, हिंदू बना। लेकिन कहानी क्या है कि इन्होंने सा को हा बोला या धा को दा बोला, क्या ये गलत बोले, क्या ये गलत बोल रहे हैं बाबू, गलत तो बोल ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, गलत ही तो बोल रहे हैं यार। हाँ बिल्कुल, सोचो, हमारे हिसाब से गलत बोल रहा है, लेकिन अपने हिसाब से वो सही बोल रहा है। कैसे, आप सोचो कि लोगों में क्या पाई जाती है, वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है।
नहीं, बचपने तक राहुल जी चलिए खत्म, कोई बात नहीं जाएगा।